हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इसका एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर को पिछले क्लास में आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया था। आज जो है उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करे कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। इसका उत्तर लिखिएगा, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो इसके लिए आप एक साइड में लिख सकते हैं, या तो अलैंगिक जनन एक साइड है या एक साइड लैंगिक जनन लिख के भी कर सकते हैं, या अलैंगिक जनन को पहले डिफाइन करेंगे उसके बाद लैंगिक जनन को। तो पहले अलैंगिक जनन को डिफाइन कर लेते हैं। तो अलैंगिक जनन के अगर डिफाइन करें तो इसमें है कि प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। दूसरा कि प्रजनन की इकाई है कलिका शरीर खंड, मतलब प्रजनन की इकाई इसमें होता है या तो कलिका निर्माण से या शरीर खंडन में। तीसरा कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। चौथा कि युग्मक संलयन नहीं होता है। पांचवा, प्रजनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, चाहे वह शरीर में हो या कोशिकाओं के रूप में। ठीक है। छठा है कि संतान अनुवांशिक रूप में जनक के समान ही होती है। सातवां, इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं होती, इसलिए विकास में यह कम सहायक होता है। आठवां, यह अकशेरुकीय तथा कशेरुकी दोनों में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के बारे में लिखिएगा, लैंगिक जनन में 2 प्राणी जो है प्रजनन में भाग लेते हैं। उसके बाद प्रजनन का इसमें इकाई होता है युग्मक। उसके बाद तीसरा नंबर है कि युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों ही बनाते हैं, यानी शुक्राणु तथा अंडाणु कहें तो युग्मक दोनों ही बनाना पड़ता है। युग्मक संलयन होता है इसमें लैंगिक जनन में। पांचवा कि अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। छठा, संतान अनुवांशिक रूप में जनक से भिन्न होता है। सातवां, इस विधि में अनुवांशिक भिन्नताएं होती है, इसलिए विकास में सहायक होती है। और आठवां, यह लगभग सभी प्राणियों में होता है, प्रोटोजोआ से लेकर स्तनधारी तक प्राणी में। उसके बाद बात करें कि कायिक जनन, इसी में एक डिफाइन करना है कायिक जनन के बारे में। तो कायिक जनन के बारे में लिखिएगा कि पौधे में एक प्रकार के अलैंगिक जनन है जिसमें एक मुकुल निकल जाता है जो बढ़कर नया पौधा बन जाता है। और इस प्रकार के जनन के पौधे के पीछे शरीर का कोई भाग जैसे कि पत्ती, स्तंभ अथवा जड़ एक संपूर्ण नया पौधा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि पौधे में कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक मुकुल निकल आता है जो बढ़कर नया पौधा बन जाता है। प्राकृतिक विधियों से कायिक वर्धन जड़ों, स्तंभ अथवा पत्तियों से हो सकता है। कृत्रिम विधियों द्वारा कायिक संचरण की विधियों में आते हैं रोपण, दाब, कलम लगाना अथवा उत्तक संवर्धन। उदाहरण के लिए आलू को उसकी आँखों द्वारा तथा अदरक को उसके प्रकंद यानी राइजोम द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। इन पौधों के स्वस्थ तनों से गांठों को लेकर उगाया जाता है। अनुकूल परिस्थिति में वे गांठें जड़ उत्पन्न करती है और फिर नया पौधा विकसित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। तो सबसे पहले किशोरावस्था को परिभाषित करते हैं। तो प्रत्येक जीव अपने जीवन में लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक अवस्था में पहुंचता है। विकास की इस अवस्था को जीवों में किशोर अवस्था और पौधों में इसे कायिक अवस्था कहते हैं। उसके बाद बात करें प्रजनन अवस्था की, तो जब किशोर अवस्था समाप्त होती है और प्राणी प्रजनन अवस्था या लैंगिक परिपक्वन अवस्था में प्रवेश करता है। पौधों में पुष्प द्वारा तथा जीवों में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास परिवर्तन जैसे विभिन्न आकार की तथा कार्यकी परिवर्तन हमें इस अवस्था के विषय में संकेत देते हैं। यह समय किसी भी जीव के जीवन का वास्तविक समय या कहे तो प्रजनन समय या जनन अवस्था होता है जब वह संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था भिन्न जीवों में
अलग अलग होती है। उसके बाद बात करें वृद्धावस्था की, तो विकास चक्र की यह अंतिम और तीसरी अवस्था होती है। जनन अवस्था के अंत में यह अवस्था शुरू होती है, इसे वृद्धावस्था कहते हैं। इस अवस्था में कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। कोशिकाएं मृत होने लगती है, ऊतक टूटने लगती है और शरीर के महत्वपूर्ण अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और जीवों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखिएगा। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा अलग अलग युग्मक यानी गैमेट्स बनाते हैं। दोनों के युग्मकों के संलयन से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जो कि गर्भ के रूप में विकसित होकर बाद में पूर्ण जीव बनता है। यह एक विस्तृत और जटिल प्रक्रम है। इस प्रकार के प्रजनन में धीमी गति से गुणन यानी विभाजन होता है और प्रजनन की इकाइयाँ अर्धसूत्री होती है, क्योंकि संतति वंशानुगत रूप से माता पिता से भिन्न होती है। ऐसे गैमीटों के संलयन के फलस्वरूप बने युग्मनज के कारण होता है। इससे संतति के गुणसूत्रों में तथा जीनों में भिन्नता आ जाती है। यह भिन्नता अगली पीढ़ी के विकास में सहायक होती है। यह चक्र चलता रहता है और प्रत्येक पीढ़ी के जीवन की उत्पत्ति में अच्छी से अच्छी विशेषताएं जोड़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित यानी अंतर्बद्ध होते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस और युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस दोनों प्रक्रम लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होते हैं। प्रजनन के समय जनक शरीर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या यानी 2n द्विगुणित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा शामिल होते हैं। प्रत्येक अगुणित संख्या वाले यानी हैप्लॉइड यानी n गुणसूत्र रखते हैं, जिसके कारण दोनों n गुणसूत्र रख रहे हैं, तो जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट 2n के रूप में बनता है। नर और मादा के जननों यानी गोनेड्स में युग्मकों यानी गैमीट्स के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन क्रियाएं हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पुष्पीय पादपों के भागों को पहचानें तथा लिखे कि वह अगुणित है यानी n है या द्विगुणित 2n। किसके किसके बारे में बताना है? तो अंडाशय, परागकोश, अंडा यानी डिम्ब, पराग, नर युग्मक और युग्मनज के बारे में। तो लिखिएगा एक एक करके। अंडाशय यानी ओवरी जो होता है वो अगुणित यानी n होता है। परागकोश ये भी अगुणित होता है। अंडा यानी ये द्विगुणित होता है। परागकण ये अगुणित होता है। नर युग्मक अगुणित होता है। युग्मनज द्विगुणित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान बताइए। सबसे पहले बाह्य निषेचन के बारे में लिखिएगा कि शुक्राणु तथा अंड के केंद्रकों का संयुग्मन का निषेचन, मतलब संयुग्मन को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जब निषेचन जनक शरीर के बाहर होता है, जैसे पानी में, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इस प्रकार का निषेचन शैवालों में, मछलियों में और मेढकों में देखा जा सकता है। बाहरी निषेचन की मुख्य हानियां अगर देखना है तो इस प्रकार है। पहला कि इसमें बहुत अधिक संख्या में युग्मकों की आवश्यकता होती है। दूसरा, बहुत अधिक संख्या में संतति उत्पन्न होती है। तीसरा, युग्मनज संलयन के अवसर कम होते हैं। चौथा, संतति शिकारी पशु पक्षियों से असुरक्षित रहती है। पांचवा, माता पिता सभी संततियों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण बहुत कम संतान उत्तरजीवित रह पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूस्पोर अलैंगिक जल जीवाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें, यानी अंतर बताना है। तो जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच अंतर अगर लिखना है तो लिखिए सबसे पहले चल बीजाणु के बारे में। चल बीजाणु के बारे में लिखिएगा कि चल बीजाणु सामान्य पौधे जैसे शैवाल एवं फफूंद आदि में बनते हैं। दूसरा, वे जनक शरीर से सूक्ष्मदर्शी संरचना में बनते हैं। तीसरा, वे चल परिवर्तनशील संरचनाएं रखते हैं। वहीं बात करें युग्मनज की, तो युग्मनज जटिल जीवों में बनते हैं। दूसरा, वे नर और मादा युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। और तीसरा, वे सामान्य अचल संरचना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन
एवं भ्रूणोद्भवन, यहाँ पे सही सुधार लीजिएगा, भ्रूणोद्भवन होगा, के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो भ्रूणोद्भवन और युग्मक जनन के बीच अंतर अगर देखा जाए तो पहला लिखिएगा युग्मक जनन के बारे में। नर तथा मादा के जंदो यानी ग्विनैड्स में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह क्रिया असूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा होता है। दूसरा, यह निषेचन क्रिया का नेतृत्व करता है। तीसरा, यह दो प्रकार का होता है, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा अंडाणु जनन यानी oogenesis। चौथा, यह अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न समय होता है। वही बात करें भ्रूणोद्भवन की, तो भ्रूणोद्भवन में लिखिएगा, जब संतति प्राणी का विकास युग्मन से होता है तब इसे भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा, यह जन्म का नेतृत्व करता है। तीसरा, यह जटिल प्रक्रम है, इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं यानी युग्मक जनन, निषेचन, विदलन, गैस्ट्रुलेशन, अंग जनन। और चौथा, यह लैंगिक रूप में प्रजनन करने वाले जीवों में लगभग एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो लिखिएगा कि प्राक संलयन को निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित डिप्लॉइड द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इस प्रक्रिया में दोहरा निषेचन होता है। द्वितीयक नाभिक में शुक्राणु के मिलने पर 3 युग्मक परस्पर समेकित होते हैं, अतः इसे त्रिसमेकन कहते हैं। त्रिसमेकन के पश्चात प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक में परिवर्धन होकर एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म परिवर्धित होकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बाद में द्वार कोशिकाएं तथा एंटीपोडल कोशिकाएं विघटित हो जाती है। पराग के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जिससे उनमें एक पराग नलिका बन जाती है। यह पराग नलिका वर्तिका के भीतर नीचे बढ़ती जाती है और अंततः बीजांड में पहुंच जाती है। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में अंड कोशिका होती है। पराग नलिका का सिरा बीजांड के भीतर फूट जाता है और 2 नर युग्मक उसके भीतर छोड़ दिए जाते हैं। एक नर युग्मक अंड के साथ संलयित होकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाता है और इस संलयन को निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित यानी डिप्लॉइड द्विकेंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी केंद्रक बनाता है। द्वितीयक नाभिक में शुक्राणु त्रिसमेकन कहते हैं। त्रिसमेकन के पश्चात प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक में परिवर्धन होकर एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म परिवर्तित होकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बाद में द्वार कोशिकाएं तथा एंटीपोडल कोशिकाएं विघटित हो जाती है। बीज एक पका हुआ बीजांड है जिसके अंदर भ्रूण सुप्तावस्था में उपस्थित होता है। सबसे बाहरी आवरण को बीज चोल यानी टेस्टा तथा अंदर की आवरण को भित्ति को टेगमेन कहते हैं। भ्रूण मूलांकुर एवं परांकुर 2 मांसल बीज पत्रों के बीच में बंद होता है और फल एक निश्चित पका हुआ अंडाशय होता है। अलग अलग फलों में खाद्यशील भाग भी भिन्न भिन्न होता है। अंडाशय की दीवार पककर फल की फलभित्ति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विलिंगी पुष्प क्या है। अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य यानी स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम पता करें। तो देखिए ये प्रैक्टिकल वाला चीज़ है, लेकिन इसके बारे में तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए, ज़्यादातर प्रैक्टिकल करने वाला है। तो जिस फूल में पुंकेसर यानी स्टेमेन और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी या द्विलिंगी फूल यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उदाहरण के लिए कुकुरबिटो तथा नारियल वृक्ष द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों के पहचानने की कोशिश करें। क्या आप एक लिंगी पौधा का नाम जानते हैं? तो देखिए ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कि मक्का, खजूर और पपीता एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक्स्ट्रा नाम पूछा है ना, तो यही एक ही हो गया, और बाकी बात तो ये कुछ पुष्पों की जांच करना है, तो ये तो प्रैक्टिकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो लिखिएगा कि अनप्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे यानी जाइगोट का परिवर्धन
जनक मादा शरीर के बाहर होता है। इसे बाह्य परिवर्धन यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मेढक, सांप एवं पक्षी में बाह्य परिवर्धन में प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर शिकारी प्राणियों या पर्यावरणीय समस्या के कारण उत्पन्न होने वाली संतति की मृत्यु की संभावना बनी रहती है। साथ ही में उनके विकास में कम समय लगता है और आंतरिक परिपक्वता भी कम होती है। सजीव प्रजनक प्राणी यानी जरायुज प्राणियों में निषेचित अंडे का विकास परिवर्धन यानी विकास कहे या परिवर्धन कहे मादा शरीर के अंदर ही होता है। इसे आंतरिक परिवर्धन यानी इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण विकास में अधिक समय लगता है। शारीरिक आंतरिक वृद्धि होने के कारण उनमें वातावरणीय परिवर्तन सहने की क्षमता अधिक होती है तथा बाहरी परभक्षी जीवों से भी सुरक्षित रहता है। इस प्रकार उसकी उत्तरजीविता की अवसर अन्य प्रजनक बाह्य परिवर्धन करने वाले जीवों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गए आज का कहे या एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन 18 तक। बाकी बाद आप जितना भी पीछे वाला क्वेश्चन बचा हुआ है तो ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो जाके उसको देख लीजिएगा। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।